Good afternoon, friends. So, this is the first lecture of this series PT 365 in which we are going to cover all the important PT 365 जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूं एक बहुत बड़ा कि ये हो सकता है कि YouTube पे जितनी भी आप PT 365 देखोगे, हमारे चैनल पे जो भी चीजें आएंगी ना, वो हो सकता है कि वन एमंग द बेस्ट जो कवरेज है वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम केवल ये कवर नहीं करेंगे, इससे जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे मिलते जुलते जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको मैं कंटेम्प्रेरी में ले जाऊंगा। जैसे कि होता है ना कि करंट अफेयर केवल एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में आता है करंट प्लस कंटेम्प्रेरी अफेयर। कंटेम्प्रेरी का मतलब पता है आपको? जो उसके बैकग्राउंड में होता है और न्यूज में चल रहा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारी कुछ जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या है, मैं पहले आपको देखो बता दूं। अपनी मोडस ऑपरेंडी जो काम करने का, इसको पीटी को कैसे हम कवर करेंगे और इफेक्टिव मैनर में और फास्ट कवरेज कैसे होगा, तो उसके लिए मैं मोडस ऑपरेंडी आपसे शेयर करता हूं। आपको देखो, पीटी को जब पढ़ना होता है ना, अननेसेसरी पीएचडी नहीं करनी होती है, आपको काम का पढ़ना होता है। और रीजन क्या होता है, ये पढ़ने के बाद आपका जो वक्त जो बच जाए उस पे आपको और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने चाहिए। एक्स्ट्रा टॉपिक का मतलब क्या होता है, प्रीलिम्स में केवल इतने ही टॉपिक्स ना पढ़ना कि इतना पढ़ लिया और उसमें अननेसेसरी पीएचडी कर रहा हो, जो मैं हर बार बोलता हूं। आपको कवरेज बढ़ाना इतना, तो जो जल्दी से यहां से पीटी कवर करके आप और टाइम और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने में लगाओ, रादर देन पीटी पे ही आप लगे रहो कि 20-20 वीडियो पॉलिटी के आ रहे हैं। ये जो पॉलिटी है, अगर इसमें कितने 56 पेजेस हैं, हम मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर्स में डन कर देंगे। मुश्किल से 4 या 5 घंटे में आपकी डन हो जाएगी प्रॉपरली। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि हम पीटी में पढ़ाने में आपको बताएंगे कि हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड इन द यूपीएससी। इफ वी आर रीडिंग एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक इन दिस पीटी 365, दैट यू विल बी नोइंग दैट हाउ एनी क्वेश्चन कैन बी मेड आउट ऑफ दैट टॉपिक। कैसे उससे क्वेश्चन बन सकता है। लैंग्वेज मेरी हिंदी और इंग्लिश रहेगी, सो इट कैन बी बाइलिंगुअल, बोथ द पीपल कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हम आपको बताएंगे दैट हाउ द टॉपिक इज बीइंग लिंक्ड टू स्टैटिक नॉलेज। ठीक है, आपको कैसे स्टैटिक से नॉलेज मिल सकती है, उसको लिंक कर सकते हैं, तो हम वैल्यू एडिशन उसमें करेंगे। वी विल बी डूइंग दैट वैल्यू एडिशन, करेक्ट। फास्ट स्पीड में जाएंगे जिससे कि आपका टाइम बच सके। सेव करो टाइम, यू जस्ट सेव दैट टाइम एंड इन्वेस्ट दैट टाइम इन अदर करंट अफेयर टॉपिक्स। ठीक है, ठीक है। अननेसेसरी कि आप एक ही चीज पे रिसर्च नहीं करना है, बिकॉज बहुत सारी चीजें फालतू की होती हैं और आप चले जाओगे उस पर, नंबर लेसर टॉपिक्स फिर कवर होंगे। और ये जो मैं बोला था कि होराइजन अपना इंक्रीज करो, उसका मतलब ये था कि आप नंबर ऑफ टॉपिक्स जितने ज्यादा करंट में कवर कर सकते हो, बट सरफेस नॉलेज, डोंट गो टू दैट डीप। उतना डीप जाने की जरूरत नहीं, लेकिन सरफेस नॉलेज में सारे टॉपिक टच जरूर कराओ कि गलती से भी अगर कोई छोटा सा भी क्वेश्चन हो गया जो आपने सुना सुना सा है और 2 नंबर दे दिया, तो वो बेस्ट है, रादर देन अननेसेसरी पीएचडी करना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले टॉपिक से आते हैं पीटी को पढ़ने के लिए। आप ध्यान रखना, जो जो मैं बताऊं ये आपको हाईलाइटेड पीडीएफ जो भी है, और इसमें जितना भी वैल्यू एडिशन हम जो हम करेंगे, जैसे कि ये वैल्यू एडिशन है, ये आपको चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप सर्च करना XIAS, ठीक है, सर्च कर लेना, वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, लिंक नीचे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब की बटन भी दबा दो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ बहुत अच्छे से कराने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और सारे सारे सब्जेक्ट्स की कराएंगे। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्शंस। इलेक्शंस जो पॉलिटी की हम पीटी कवर करने वाले हैं। Simultaneous election was in news. Why it was in news? Recently it has been said that कि one nation one election होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे देश में इलेक्शंस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, फायदा क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन से, क्यों कराना चाह रहे हैं। कभी भी अगर कल को, मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई है कि मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। पर्पस यही तो अल्टीमेटली क्वेश्चन सही हो जाए एग्जाम में, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, साइमल्टेनियस सिलेक्शन में कुछ भी पूछ लेगा कि फायदे क्या है उसके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज टाइप ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिसी के पासेस हो जाते हैं इलेक्शन से पहले। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, बैठी हुई है एक यूनियन पे, बट उसी की पार्टी की सरकार है किसी स्टेट में, अब उसका इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें इलेक्शन है, तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्कीम निकाल दे, और जिससे कि यहाँ के वोटर्स अफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी को दूर करने के लिए वी आर डूइंग दैट इलेक्शन ही सबके साथ साथ हो रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन,
स्टेट के इलेक्शन, यूनियन के इलेक्शन, लोकसभा के, सब साथ में हो रहा है। तो ऐसा कुछ कोई कहीं पे विंडो ही नहीं मिली पास करने का, सब कुछ साथ में ही हो रहा है ना। तो आप जो वैक्यूम है दैट कैन नॉट बी मिसयूज्ड बाय मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, करेक्ट। दूसरी थिंग, द अदर थिंग कैन बी हेल्पफुल इज कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा दी जाती है, ठीक है, कि तो उनको फिर बहुत जगह, आज इस स्टेट में वो चल रहा है इलेक्शन, कल यूनियन गवर्नमेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो दीज पीपल एक्चुअली आर नॉट डूइंग देयर ओरिजिनल वर्क, लाइक टीचिंग इन द स्कूल्स एंड ऑल। थर्ड थिंग, कैंपेनिंग, like many leaders, they are executives means they are member of parliament, they are ministers, they are busy in campaigning only, whole year they are campaigning. Like suppose there is a home minister is not doing the ministerial work, he is campaigning for Haryana, he is campaigning for Madhya Pradesh, फिर कुछ महीनों बाद आ गया यूपी का इलेक्शन, तो पूरी साल यही कर रहा है, तो फायदा क्या हुआ। और अननेसेसरी फिर इससे खर्चा भी होता है कि बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं, rather than being डन इन अ सिंगल गो, लाइक लोकसभा के इलेक्शन हो रहा है उसके पैरेलल में सारे स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के ये सब इलेक्शन हो जाएं, ठीक है। नाउ क्यों न्यूज में, तो इसकी बात चल रही थी कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो 129th अमेंडमेंट बिल आया है, उन्होंने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है और बोला है कि ये होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ये होना चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट, ठीक। और ये रिव्यू किसने किया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी आप पढ़ सकते हो, आपको पता है क्या क्या होता है कि पार्लियामेंट्री जॉइंट है, तो मतलब इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स होंगे, यही तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। तो मैं आपको स्टैटिक से लिंक कराता चलूंगा। नाउ ये जो 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है, तो अभी बिल है, जब ये पास हो जाएगा देन इट विल बिकम एन एक्ट, तब ये लागू हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि एक नया आर्टिकल, जितना काम का है और जरूरी है मैं सब पढ़ाऊंगा। नया आर्टिकल जो था 82A, ठीक है, इसको ऐड करने की बात कही है, उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात बोली जाएगी और उसमें बोला जाएगा कि एक ही टाइम पे लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके आप इलेक्शन करवा दीजिए, ठीक है। दूसरा उसमें अमेंडमेंट क्या लाएंगे हम लोग इस बिल के तहत कि टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये क्या करेगा, एकदम मैच करेगा कि लोकसभा का जो टर्म है उससे एकदम मैच करेगा, जब लोकसभा शुरू तब एसएलए शुरू, जब लोकसभा खत्म तब एसएलए खत्म, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब एक ही कैंडिडेट आदमी वोट जाने जाएगा, लोकसभा और एसएलए दोनों की वोट डाल देगा साथ साथ, समझ में आ रहा है ना, तो इकट्ठे सब कुछ हो रहा होगा। और अमेंडमेंट आर्टिकल 83 में करने की बात करी गई, इसमें बहुत सारे टर्म्स जैसे अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है, मिड टर्म है, जनरल इलेक्शन, ये सब टर्म्स को डिफाइन करने की बात करी है, समझ में आ रहा है थोड़ा। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि अनएक्सपायर्ड टर्म जो बताया जा रहा है उसमें उसका क्या मतलब है, उसका देखो मतलब है कि जैसे कि लोकसभा जो होती है डिसॉल्व हो जाती है 5 साल से पहले, अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व हो गई लोकसभा, ठीक है, तो उसके जो बीच का टर्म होता है वो अनएक्सपायर्ड टर्म माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। और सपोज कोई लोकसभा है जो हमने गठित की है, उसका इलेक्शन हो गया, ठीक है, अब इलेक्शन चल रहा है, पता लगे 5 साल के कार्यकाल से पहले 3 साल में ये वो लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ा, अब 2 साल बचा है, इसका क्या है, इसका क्या, तो इस टर्म को बोला गया है कि अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है, अनएक्सपायर्ड टर्म। और इसमें अगर ये बोला गया कि अगर ऐसे कोई मिड टर्म में इलेक्शन होते हैं नई लोकसभा को बनाने के लिए, तो जो लोकसभा बनेगी केवल और केवल उतने ही टाइम के लिए बनेगी, दैट इज सो कॉल्ड अनएक्सपायर्ड टर्म। अब याद करो ऐसी चीज स्टैटिक में आप कहाँ लिंक करोगे, तो पंचायती राज सिस्टम पढ़ना, जाके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी ऐसी बात हुई है, ठीक है, कि अगर वो उसके लिए दोबारा इलेक्शन होते हैं तो जो ग्राम पंचायत होगी, जो ग्राम सभा बनेगी, केवल उतने टाइम के लिए बनेगी जितना कि अभी अनएक्सपायर्ड टर्म बचा हुआ है, ठीक है, रेजिडुअल टाइम के लिए। आर्टिकल 172 में अमेंडमेंट करने की बात ये हुई है कि ये डिफाइन करता है ये अनएक्सपायर्ड टर्म को, और फुल टर्म और एसएलए की नॉर्मल सी चीजें, कोई खास नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि सारी जगह पे एक ही दिन में सब लोग करेंगे, हो सकता है कि वो जितने टाइम तक लोकसभा का जो वोटिंग चलेगी उसमें हो सकता है अलग अलग एसएलए के हम डिवीजन कर दें कि इस टाइम पे ये एसएलए की वोटिंग होगी, लेकिन वो इलेक्शन चल रहे हैं जो पूरा इलेक्शन का टाइम है उस दौरान सारे एसएलए के वोटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या पहले कभी हुआ, यस हुआ है, ये 1951 में, और ये 3-4 टाइम पे ऐसा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। नाउ अभी कौन कौन सी बॉडीज है जिन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है, जो एक एनसीआरसीडब्ल्यू होता है 2002 में एक कमीशन बनाया गया, कमीशन का नाम क्यों क्यों ऐसे पड़ा है, देखो एक 2002 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे कौन, वेंकट चलैया साहब, वेंकट चलैया,
आप ये लक्ष्मीकांत में लास्ट में चैप्टर पढ़ोगे कि वेंकट चलैया साहब के टाइम में कमेटी बनाएगी, कमीशन बनाएगी, उसने ये देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो सही से काम कर रहा है, वर्किंग उसकी अच्छी हो रही है, नहीं हो रही तो आप हमें रिकमेंडेशन दीजिए, उस हिसाब से हम कुछ ना कुछ सजेशन देंगे। तो ये 2002 में एक कमीशन बना था, ये याद रखना। इनके जो चीफ थे, हेड किया था वेंकट चलैया साहब ने, ठीक है, उनका नाम था वेंकट चलैया। आप ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ नीति आयोग ने भी बोला, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट जो 2015 है उसने भी बोला। यहाँ पे लिखा है स्टैंडिंग कमेटी, इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप की होती है, एक होती है एडहॉक कमेटी, सब रिवीजन करते चलो, और एक तो होता है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है परमानेंट कमेटी, एडहॉक का मतलब टेम्पररी टाइम के लिए बनाएगी किसी पर्टिकुलर काम के लिए। ये पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, ये हमेशा रहती है। जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आप कमेंट में करके बताओ कि इसमें कितने मेंबर होता है, कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, आप कमेंट में करके बताइए, देखिए आपको रिवीजन कितना ज्यादा होता है। अगला टॉपिक है, ऐसे इसी स्पीड से चलना है, अननेसेसरी का कोई आपको इसमें 2 घंटे लगा रहा, कोई मतलब नहीं है, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, बेटर है कि नए टॉपिक्स पढ़ो जाके मेरे दोस्त। नेक्स्ट थिंग इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेट अस टॉक अबाउट दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन नाउ। रिसेंटली कैग हैज ऑब्जर्व्ड, कैग आर्टिकल, आर्टिकल कैग का कितना होगा बताओ जरा, आर्टिकल कैग का अगर आपको पता है तो लिख के बताओ। सो देखिए, आई थिंक 76 या 78 हो गया, ओके। अरे नो, ये तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होती है, ये होगा 140 का, 148 होगा, ठीक है, 78 नहीं 148 क्या। सो रिसेंटली कैग ऑब्जर्व द डिस एम्पावरमेंट ऑफ एसईसीज, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन डिलेज इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटी रिवाइज करा दूं। जो इलेक्शन कमीशन होता है और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन काम होता है इलेक्शन कराना किसका? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, एमपीज का और एमएलएज का, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन वही कराते हैं, लोकसभा राज्यसभा के भी कराते हैं। बट फिर इसका काम क्या है कि स्टेट लेवल का इलेक्शन तो ये करा रहा, इसका काम होता है इलेक्शन कराना लोकल बॉडीज का। लोकल बॉडीज क्या क्या होती हैं? होती हैं पंचायती राज सिस्टम और अर्बन जो म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, इनके इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, याद रखना, ठीक है। आर्टिकल अभी हम आपको सब रटवाते हैं, मेंस में भी काम आ जाएगा। देखो अब हिस्ट्री जरा देख लेते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्टैटिक क्या है। ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है कि भैया इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई खुद से ही काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर कोई कंट्रोल सरकार करने लगी तो वो पूरे इलेक्शन को ही कंट्रोल करा ले रहा है। दैट इज वाई इट इज सो कॉल्ड ऑटोनोमस बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। ये किस किस का कराता है इलेक्शन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज जिनको बोला जाता है म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बताते हैं। ये डील करता है क्या? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्चुअली आए थे यहां से ही आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूल आया था, ठीक है, रूल आया था। अब इससे रिलेटेड और क्या है? शेड्यूल 11 थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन से आया था पीआरआई सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। 74th से आया था म्युनिसिपालिटीज, मतलब कि लोकल सेल्फ रूल, जो अर्बन बॉडीज का होता है, लोकल अर्बन बॉडीज, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि भैया जो पंचायती राज सिस्टम है वहां पे उनको सेल्फ रूल दो, ठीक है। तो अब इससे किन किन चीजों पे सेल्फ रूल दो? तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ आइटम्स हैं, जो जो आइटम्स हैं, जो उनपे ऐसा करो कि ग्राम पंचायत वगैरह, ग्राम सभा, इन पे रूल दे दो कि वो करेंगी, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ लिखे हैं? शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में। शेड्यूल 11, शेड्यूल 12 में क्या लिखा हुआ है? आइटम्स हैं ये। यहाँ पे जो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 लिखा है, ये हैं क्या? यहाँ पे लिखा है ये 29 सब्जेक्ट हैं और ये 11 सब्जेक्ट हैं। ये क्या होता है? इन पे पंचायत अपना कर सकता है, अपना थोड़ा सा सेल्फ रूल, और यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज, मतलब कि अर्बन अर्बन जो लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है। ये 11 आइटम्स है, याद रखना, ठीक है। शेड्यूल क्या है? ऐसे शेड्यूल 7 होता है। शेड्यूल 7 में क्या रिलेटेड है? वो फेडरल लिस्ट है, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, समझ में आ गया। तो ये शेड्यूल थे। स्टार्टिंग में कितने शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 8 शेड्यूल थे। अब कितने हैं? 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2 शेड्यूल ऐड करे गए, 11 और 12, ठीक है। वो क्यों करे गए? क्योंकि एक कमेटी बनी थी गाड़गिल कमेटी। गाड़गिल कमेटी किससे रिलेटेड है? पंचायती राज सिस्टम से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो उसकी रिकमेंडेशन मान के ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है। उससे शेड्यूल बनाया गया और बोला गया कि इतने हम चीजें बता रहे हैं जिसपे कि ये लोकल बॉडीज अपना रूल कर सकती हैं, समझ में आ गया, ठीक है।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्या क्या रिलेटेड है मैंने आपको बता दिया। एक तो शेड्यूल हो गया और ये अमेंडमेंट एक्ट हो गया। आर्टिकल आर्टिकल देखो 243 के देख लो, ये डील करता है कि पंचायत का इलेक्शन कैसे होगा। के इलेक्शन पंचायत का इलेक्शन। और 243 जेड ए क्या बोलता है, ये बोलता है म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन। ठीक है, इतना याद रखो, आर्टिकल 243 ए के एंड जेड ए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और क्या है 243 के में ये बोला गया कि भाई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, वो उसकी टर्म्स एंड सर्विसेज कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर। गवर्नर उस स्टेट का गवर्नर। जैसे कि नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं बता रहा हूं कि कोई स्टेट का एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, उस वो क्या करेगा, उसके पंचायत का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन कराएगा। ठीक है, लेकिन उसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा, गवर्नर करेगा। ऐसे ही यूनियन लेवल पे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ाएंगे ऐसे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे बन सकता है वैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सो ये गवर्नर ने उसको अपॉइंट कर दिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। अब ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के क्या करा रहा है, इलेक्शन करा रहा है। ठीक है, अब इसको हटाया कैसे जाएगा, तो भाई इसकी सर्विसेज कंडीशन अपॉइंट करके किसने बोला, गवर्नर ने बोला, अपॉइंट कर दिया। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है बट ही इज अपॉइंटेड बाय दिस। बट अगर इसको हटाना होगा, ये बहुत कैची पॉइंट है, तो कैसे हटेगा, मैं आपको अलग से एक नए पेज पे समझाता हूं, सुनो। स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर होता है, ठीक है, ही इज एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, एंड ही डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्टेट। Now, similarly, election commissioner at the union level, he is appointed by the president. ठीक है, but now how he is removed? He is removed like जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ठीक है, and he is then removed if he is found that he is being removed, then president actually removes him. ठीक है, by his stamp. ठीक है, एक प्रोसेस होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है, इन द सिमिलर फैशन इलेक्शन कमिश्नर भी हटाया जाता है। और जब हटने के लिए बोल दिया कि हटाया जाएगा तो इसकी एक साइन होता है, तभी हटता, मींस ही इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। बट ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को आपको हटाना, देन ही इज नॉट रिमूव्ड बाय द गवर्नर, ही इज आल्सो रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। दिस इज द कैच। बट इन विच फैशन ही इज रिमूव्ड, लाइक द जज ऑफ हाई कोर्ट। नाउ आपको मैं एक कैच बता रहा हूं, अगर एक स्टेटमेंट आ गया एग्जाम में, क्वेश्चन, एक चीज सुनना, ये हाई कोर्ट की जज की तरह हटता है, डू यू नो, है ना। इन द सिमिलर फैशन द हाई कोर्ट जज इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, इन द सेम फैशन द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम दैट हिज और हर ऑफिस। ठीक है, एंड हु रिमूव्स इट, नॉट गवर्नर, गवर्नर एक्चुअली अपॉइंट्स हिम, गवर्नर अपॉइंट करता लेकिन हटाता प्रेसिडेंट ही है। ये बहुत कैच है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगा, अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा कि इफ द हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज, अगर आप देखोगे, अगर आपको इतना पॉलिटी की नॉलेज है, इफ यू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, दे आर ऑल्सो रिमूव्ड इन द सेम फैशन, इन द एग्जैक्ट सेम फैशन। चेक योर Lakshmikant, check anything. If you see both the manners, you will see high court judge and supreme court judge are removed in the similar fashion. So if I ask UPSC question, state election commissioner is removed from his or her office by, first option, just solve it, answer, tell me, 1, A, B, C or D. He is removed from his or her office by president in the same fashion like judge of district court, by governor in the same fashion। साफ साफ लिखा जाए क्या, चलो साफ साफ लिखते हैं, let us write very clearly, let me write question, you answer it, I am designing live designing a question for you। State election commissioner is removed from the office by, now answer me, live, check your knowledge, by president in the same manner of judge of district court,
बी मतलब बाई गवर्नर इन द सेम मैनर ऑफ जज ऑफ like I can say by governor in the same manner by high court. C by president in the same manner of judge of high court. Or D by none of the above. Nota. So it he or she is removed by president in the similar fashion of, or I can say here सुप्रीम कोर्ट. दिस इज वेरी कैची क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वैसे हटाया जाता है जैसे कि हाई कोर्ट का जज हटाया जाता है. ठीक है, हाई कोर्ट का जज हटाया जाता है एंड ओनली बाई प्रेसिडेंट. बट हमें पता है हाई कोर्ट का जज वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है. तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसेस सेम बोल सकते हैं. और ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमें तो पता है कि प्रेसिडेंट करता है, तो ये तो पहले हटाओ, खत्म करो, और ये को हटाओ. प्रेसिडेंट को चेक करो, प्रेसिडेंट के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हटाओ, ये गलत हो गया. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट होना चाहिए, देन इट दिस ऑप्शन कुड हैव बीन राइट. But we know that Supreme Court judge and High Court judges are reviewed in a similar fashion. So this statement is right. So this is how UPSC frames question, and this is how we are going to proceed in these all the lectures. ठीक है, नॉलेज करेंगे, नॉलेज से बात करेंगे, अननेसेसरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए अपने को. ठीक है, नाउ कमिंग. अब फंक्शंस क्या होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, बेसिक सी चीजें, इनको रट्टा नहीं मारना है. क्या क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है लोकल बॉडीज की, उनको डीलिमिट करता है कि मतलब कि किसमें कितनी लोकल की रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनको वोटिंग किसमें कितना ज्यादा लोग होने चाहिए. इलेक्टोरल रोल मतलब कि वोटिंग का जो रोल्स होते हैं, कौन वोट डालेंगे उनकी पूरी लिस्ट बनवाता है. रिजर्वेशन को सेट करता है SC ST OBC का लोकल बॉडीज में, क्लियर है. और अथॉरिटी होती है कि जो लोकल इलेक्शन की जो बॉडी होते हैं उसमें डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको कहाँ पे कैसे रखना है, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट देखना है कि कोई डिस्क्वालिफाइड तो कैंडिडेट नहीं कर रहा है. कहाँ पे, ये सब लोकल लेवल की बात हो रही है. लोकल लेवल का मतलब लोकल इंस्टीट्यूशन जो कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, और लोकल बॉडी के इलेक्शन से कैसे होंगे तो गवर्नर को रिपोर्ट देता है, क्योंकि गवर्नर ही इसको अपॉइंट करता है, लेकिन हटाता कौन है, प्रेसिडेंट. हटाता कौन है, प्रेसिडेंट. याद रखना जरूरी है. ये भले ही आर्टिकल ना भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो चीजें मैं ट्रैप बता रहा हूँ, जस्ट जस्ट take these things in mind. Now another point is डिलिमिटेशन कमीशन, अनदर टॉपिक. जल्दी जल्दी भागना है हमें, ठीक है, ऐसा ही करना है, अननेसेसरी का बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी. डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन को हिंदी में अगर समझाता है देसी लैंग्वेज में, देन इट मींस डिलिमिट करना. डिलिमिट करना मींस थोड़ा सा डिमार्केट करना कि कितनी किसकी लिमिट होनी चाहिए. सो ये कमीशन क्या करता है, देखो बिल्कुल अच्छे से समझो. उससे पहले मैंने आपको चीज बताई, जितने भी, जैसे अगर मैंने आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बताया, तो अमेंडमेंट कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो कीप इट इन माइंड दैट रीड ऑल दीज अमेंडमेंट्स. आपको जो 100 से लेके टिल 106 तक आपको अमेंडमेंट पता होना चाहिए. लेट मी ब्रीफ इट ऑल फॉर यू. 100 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू समथिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश से रिलेटेड है, जिसमें बाउंड्री से रिलेशन हुआ था. 101 101 देखने में अच्छा लगता है, तो याद रखो 101 में जीएसटी आया था. जीएसटी अच्छी चीज है देश के लिए. 102 कैसे याद रखना है, 102 2 क्या होता है, 2 मींस बीसी बैकवर्ड क्लासेस, तो उससे एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. 103 3 मींस 3 डिजिट मींस ईडब्ल्यूएस. आई थिंक ईडब्ल्यूएस होगा, इफ आई एम राइट, यस ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है. ठीक है. 104 आपको पता होगा कि ये एससी और एसटी की जो लोकसभा में सीट्स हैं और उनको फिक्स किया गया था. और एंग्लो इंडियंस का यहां से ये जो रिप्रेजेंटेशन था कितना था आपको पता होगा, वो हटा दिया गया है. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा से. 105 किससे रिलेटेड है, ये एक सेंट्रल ने पावर दी है स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि वो अपनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बना सकता है. 106 आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत याद होगा कि 33% रिजर्वेशन दे दिया गया महिलाओं को. इट हैज रिजर्व्ड 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड एसएलए. रिमेंबर, लोकसभा एसएलए ऑफ ऑल द यूटीज एंड स्टेट, नॉट रिलेटेड टू राज्यसभा. जस्ट रिमेंबर दिस. ऐसे ही कैच कर देगा यूपीएससी, फंसा देगा कि कहां कहां पे 33% किस में दिया गया, लोकसभा राज्यसभा किस किस में. राज्यसभा में नहीं दिया गया, लोकसभा एसएलए और नेशनल जो दिल्ली और जो सबकी उनकी असेंबली है उसमें क्या रखा गया है, उनमें दिया गया. ठीक है, ये इनके बारे में आप पढ़ लेना डिटेलिंग में, जितना जरूरत थी मैंने तो आपको बता ही दिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सो कॉल्ड डिलिमिटेशन कमीशन.
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डीलिमिटेशन? आई हैव टोल्ड यू दैट डीलिमिट करना, ठीक है, डीलिमिट करने का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कितनी कितनी जनता वोट करने के लिए रहेगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको हम समझते हैं, ठीक है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक केस हुआ है 2024 में, ये राठौड़ केस, ये इनका नाम जबरदस्ती रटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर्स ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन। देखो क्यों ऐसा बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं मना कर दिया गया होगा। तो देखो अब उसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि पहले ऐसा बोला गया है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है ये जो निर्णय देता है, ठीक है, वट एवर डिसीजन हैव बीन गिवन बाय दिस डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा कुछ बोला गया था। अब पहले उसके बारे में सुनते हैं कि होता क्या था। लेकिन अभी जो बोला गया था कि पहले कि नहीं, कि कोई कोर्ट देख नहीं सकता है उसके लॉ को, कुछ कुछ उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, किया जा सकता है, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं अगर वो हमें आर्बिट्रेरी लगता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है डिलिमिटेशन कमीशन तो बनाया गया था और उसको बोला गया कि भाई उसने बोल दिया कुछ भी एक्स वाई जेड आके निर्णय दे दिया, तो उस पर क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था, ऐसा बोला गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट कैन बी क्वेश्चन इफ इट लुक्स आर्बिट्रेरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस डीलिमिटेशन कमीशन। पहले हमें समझना पड़ेगा हिस्ट्री क्या है। देखो हिस्ट्री समझते हैं कि डीलिमिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे यहाँ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है ये मान लो एक यूपी का जिला है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ से एक आदमी लोकसभा में इलेक्ट होके जाएगा, तो ये पूरी टेरिटरी है, तो इसको बोला जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब क्या होता है कि भैया यूपी में मान लो पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं लोग, या किसी भी स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन यूपी का लोकसभा में ज्यादा हो जाना चाहिए, है ना। कि आज मान लो एक्स सीट है तो कल मान लो आज मान लो 100 सीट्स हैं, कल मान लो और 110 हो गई। तो हर स्टेट चाहेगा कि भैया हम भी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे कि हमारा से ज्यादा हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा में, है ना। तो इसीलिए बोला गया कि भाई इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और लोकसभा में किसकी कितनी सीट्स रहेंगी उस उसको हर सेंसस के बाद हम डीलिमिट करने जाएंगे, उसकी नंबर ऑफ सीट उस स्टेट की हम फिक्स करने जाएंगे, ठीक है। इसी के हिसाब से उसकी लोकसभा में सीट्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स आपके रहेंगी वो पॉपुलेशन के हिसाब से हम बताएंगे। द द रेफरेंस इज पॉपुलेशन, यहां लिखा नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखना पॉपुलेशन से, ठीक है। तो ये कौन करता है? ये इसके लिए भाई पार्लियामेंट में बात हुई थी कि भाई कौन करेगा, कौन करेगा। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई थी कि कौन करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बोल दिया, पार्लियामेंट को बोल दिया अंडर आर्टिकल 82 बोला कि भाई डिलिमिटेशन कैसे होगा कि कोई ना कोई अथॉरिटी करेगी और जो पार्लियामेंट सेट करेगी बाई लॉ, बाई लॉ, बाई लॉ। तो कोई भी चीज लॉ से बनती है तो फिर उसको क्या बोला जाता है? स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ में आया? तो इसीलिए पार्लियामेंट बाई लॉ बनाती है डिलिमिटेशन कमीशन को एक एज ए बॉडी। तो पहले एक क्या करती है, एक्ट पास करती है कि भैया हम डिलिमिटेशन कमीशन बनाने जा रहे हैं इस साल के लिए, पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो इसीलिए वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। अब फिर वो डिलिमिटेशन कमीशन जाता है उस स्टेट में, पढ़ाई करने जाता है, ये देखता है कि भैया कितनी इसकी सीट्स होनी चाहिए, पूरी करता है, और फिर पढ़ाई करने के बाद फिर अपना वो डिसीजन देता है, डिसीजन देता है, ठीक है। समझ में आया? तो देखो डिलिमिटेशन कमीशन बना कैसे, उसकी रिपोर्ट आई, ठीक है। अब रिपोर्ट में क्या होता है, ये सब चीजें और भी चीजें होती है, एससी एसटीज की सारी बातें बताते हैं। कि जैसे कि ये समझ लो कि डिलिमिटेशन कमीशन है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। हमें हर इलेक्शन के बाद उसकी चीजें देखनी पड़ती, किसमें कितनी पॉपुलेशन है किस स्टेट में। तो होता क्या है कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि पार्लियामेंट ऐसा सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो डी पार्लियामेंट क्या पास करता है? पहले एक एक्ट, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। तो उससे क्या बन सकता है? बन सकता है डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये क्या आ जाता है, ये पूरी पढ़ाई करता है, फिर ये रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट आती है सरकार के पास, सरकार से जाती है कहाँ पे? फिर से पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, ठीक है। तब डिसाइड किया जाता है किससे कितने स्टेट में कितनी सीट्स को लोकसभा राज्यसभा में देनी चाहिए, लोकसभा में देनी चाहिए और एसएलए में रखनी चाहिए, और एससी एसटी की कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन रखना चाहिए, ये सब सीट्स फिक्स होती हैं, ठीक है। बट करंटली प्रोविजन ये है कि 2026 तक, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, ये जो लोकसभा में जितनी भी सीट्स हैं वो फिक्स कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपना पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता था स्टेट का, हर आदमी बढ़ाना चाहता पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो हम तो क्या सीटें आपकी बढ़ाते रहेंगे क्या लोकसभा में? नहीं ना।
तो इसीलिए सीट्स ही फिक्स कर दी, बढ़ाते रहो पॉपुलेशन, कंपटीशन कर लो, पैदा करो बच्चों को, है ना। तो इसीलिए ना द क्वेश्चन यूपीएससी में कैसे आएगा कि डिलिमिटेशन कमीशन कितने बार बना है, तो भैया 4 बार एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से, 1952, 63, 73, 2002। एक 2019 में भी डिलिमिटेशन कमीशन बना था, वो J&K के लिए बना है। बट आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाओगे, ऑफिशियली ये लिखा हुआ, मैंने चेक किया हुआ है, ठीक है। तो 4 बार बना है। डिलिमिटेशन कमीशन कैसी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, ऐसे बनेगा। कब तक फिक्स कर रखी है सीट? 2026 तक, ठीक है, लक्ष्मीकांत में हमने पढ़ा है। नाउ डिलिमिटेशन कमीशन जब रिपोर्ट देता है, उसके डिसीजन को फाइनल होते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं किया जाता, चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। ये था, लेकिन अभी यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर ऐसे रिपोर्ट में एकदम से आर्बिट्रेरी दिख रहा है तो उसके पास पावर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि नजर मार सकती है, रिव्यू कर सकती है, ठीक है। अभी तक यही था कि इसकी जितनी भी कॉपीज आती हैं डिलिमिटेशन कमीशन की, लोकसभा और एसएलए में रखी जाती थी, कंसर्न एसएलए में, मतलब कि जहां के लिए वो सीट्स देखने गया डिलिमिटेशन कमीशन, और उस पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता था। तो क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी में यही पूछा जा सकता है कि वंस द रिपोर्ट्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशंस आर पुट इन द लोकसभा और राज्यसभा, देन कैन द फर्दर मॉडिफिकेशन बी डन इन दैट रिपोर्ट? नो। Is the delimitation commission a constitutional body? No, it is a statutory body. How many times delimitation commission has been set up in the India? 4, not 5. इलेक्शन कमीशन की साइट पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कंपोजिशन डिलिमिटेशन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, चेयरमैन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होता है, ये सब देखने जाता है कि हाँ इलेक्शन के हिसाब से कितनी किसमें सीट्स होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज उसका एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जिस स्टेट में वो सब डिलिमिटेशन होने जा रहा है उसका रहता है, बस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आगे बढ़ो। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में और कुछ पढ़ना है आप नजर मार लेना, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता दे रहा हूँ। ये सब तो आपको स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, कोई खास नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहाँ पे नहीं लिखी है, उसका मतलब मैं बता रहा हूँ, कहीं भी नहीं लिखा था। डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट पहले देखो, फिर से बता रहा हूं, पार्लियामेंट है, अरे स्टैटिक भी आपका रिवाइज हो रहेगा, ठीक है। 2x पे देखो, पार्लियामेंट ने क्या करा, एक एक्ट, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, एक्ट से क्या बना, प्रेसिडेंट ने अब क्या करा, प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, एक डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया कि भैया 5 लोगों को हमने इसमें बैठा दिया, 4 लोगों को, जितनों को भी बैठा दिया। अब ये जाएंगे पढ़ाई करने, पढ़ाई करने के बाद रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट आएगी प्रेसिडेंट पे और पूरे सरकार पे आएगी। ये कहाँ रखेंगे, पार्लियामेंट में दोबारा रखेंगे रिपोर्ट, और फिर उस पर चर्चा होगी, हाँ बात सही है या नहीं है। और तब अभी तक था इस रिपोर्ट पे कोई डिस्कशन कोर्ट में नहीं हो सकता। नाउ कोर्ट हैज सेड दैट वी कैन क्वेश्चन दिस इफ इट लुक्स आर्बिट्ररी, ठीक है। ये हो गया डिलिमिटेशन कमीशन पे। और कुछ आपको पढ़ना है तो बस यही है कि अभी तो फ्रीज कर रखा है लोकसभा और असेंबली में सीट्स 2026 तक, ठीक है। और जस्टिफिकेशन इसका क्या है कि फ्रीज इसलिए किया है वरना यूनिफॉर्म पॉपुलेशन हो सके थ्रू आउट द स्टेट्स, वरना हर कोई पॉपुलेशन बढ़ाएगा, बोलेगा हमारी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दो लोकसभा में। अगला टॉपिक है ईवीएम वीवीपैट। हो सकता है आपको मैंने जस्टिस किया है इस डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी। वीवीपैट का मतलब क्या होता है, ईवीएम का मतलब होता है कि आपको पता है ईवीएम मशीन होती है, वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब कि वोटर ने जो वोटर डाला वो उसको वेरीफाई कर सकता है एक पेपर के थ्रू, ऑडिट कर सकता है अपना, एक ट्रेल होती है। कैसे, देखो ये फोटो में समझ लो, ये फोटो मैंने बाहर से लगाई है, यहाँ पे आपने वोट दबाया तो यहाँ से एक स्लिप सी गिरेगी, वीवीपैट उसको बोलते हैं, उसमें दिख जाएगा, 7 सेकंड के लिए लगभग स्लिप रहती है कि भैया हमने यहाँ पे वोट डाला, बात खत्म। आप उसको जेब में रख के ले नहीं जा सकते हो कि भाई जेब में रख के दुनिया को दिखाओगे हाँ जी हाँ मैंने वोट डाला, हाँ जी हाँ मैंने वोट डाला। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सो नाउ व्हाट इज अबाउट दिस ईवीएम, ईवीएम एंड वीवीपैट कॉम्बो। ईवीएम इज अ पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बाय दैट यू कैन रिकॉर्ड योर वोट, आप अपना वोटिंग करा सकते हो, ठीक है, मॉडर्नाइज करने के लिए। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ईवीएम को किसने बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किसके अंतर्गत बनाया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, बीईएल। सिमिलरली और इसने किसके साथ कोलैबोरेट करके, ईसीआईएल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये किसके अंदर काम कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एक क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा, आपको लगेगा कि ये मीटी के अंतर्गत होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत होगी। नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, बिल्कुल वियर्ड लग रहा है, ठीक है।
गोवा पहला स्टेट था जिसने वीवीपैट शुरुआत करी थी 2017 के असेंबली इलेक्शन में, जो उसके स्टेट के हो रहे थे। और वीवीपैट को फुल्ली जो पहली बार लगाया गया वो 2019 में, ठीक है, लोकसभा जनरल इलेक्शन में। ये भी फैक्ट्स हैं, आप दिमाग में रखो। तो ये जर्नी है वीवीपैट की, कोई खास नहीं है, आप नजर मारना। अब वीवीपैट में होता क्या है, ईवीएम और वीवीपैट में देखो क्या चीज है। मैं आपको एक दिमाग में एक चीज डाल रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। आप अननेसेसरी ये ईयर्स रटने चलोगे, दैट इज ऑफ नो यूज। बेटर है जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, जैसे कि इसमें बताया, ये सब बताया ना, तो वो आपको याद रखना चाहिए दिमाग में, उससे क्वेश्चन आ जाएगा, रादर देन रट्टाफाइंग ऑल दीज थिंग्स। सो ईवीएम एंड वीवीपैट का कॉम्बो है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। फर्स्ट इज बैलेट यूनिट, ठीक है। बैलेट यूनिट मतलब कि 16 बटन है, कीबोर्ड जैसी। आप एक बटन दबाओगे, कहाँ पे वोट जाना है, कमल पे दबाना है, तो कमल ऐसे बना होगा, दबा दो। आपको हाथी पे दबाना है, दबा दो। आपको बिच्छू पे दबाना है, या जो भी है, स्नेक बना है, स्नेक पे दबा दो। सो वट एवर choice you have taken, you just push that button and your vote is done. Second is so-called control unit. Control unit that is actually with प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मींस आप उसको हैक ना कर सको, तो उसके बाद एक कंट्रोल मास्टर यूनिट कंट्रोल लगता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वीवीपैट। वीवीपैट में एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो जो आपने वोट कास्ट किया है। ओके, सो दैट फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इज वोटिंग सिस्टम कैन बी डन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सेज टू इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, ठीक है। तो वीवीपैट का मतलब एक्चुअली वेरीफाई करवाना है, ना कि आपका वोट को रजिस्टर करना। कल को कोई पूछ ले कि वीवीपैट इज मेनली यूज्ड फॉर कास्टिंग योर वोट, नो, इट इज एक्चुअली फॉर रिकॉर्डिंग योर और वेरीफाइंग योर वोट, ठीक है। कास्टिंग के लिए बैलेट यूनिट होती है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप याद रखो, शक्तिमान जो बोलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि एमसीसी, देखो क्या होता है, अभी बहुत सारे वॉयलेशन हुए थे जो जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि इसका जेनेसिस क्या होता है 1960 में। केरला, केरला पढ़ा लिखा स्टेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली इलेक्शन इन द 1960s। व्हाट इज दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? सी, मॉडल मींस इट लुक्स लाइक अ मॉडल। ये है नहीं, इसको आप एकदम से फोर्स नहीं कर सकते किसी पे। इट इज गिवन लाइक अ मॉडल, लाइक इंश्योर दिस, बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। दैट इज वाई इट इज नॉट स्टैट्यूटरी, इट डजंट हैव दैट लीगल बैकिंग। इसके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है कि आप फोर्ड कर दो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक एपीएमसी एक्ट होता है, आपने जीएस 3 में पढ़ा हो, एपीएमसी एक्ट। सो सरकार जो बोलता है एपीएमसी एक्ट, पता है क्या है कि हर स्टेट अपना अपना एक एपीएमसी एक्ट बनाता है। बट कैसे बनाएगा, तो इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि आई एम गिविंग यू एन मॉडल एपीएमसी एक्ट। अब इसको देख के आप बना लो। तो ऐसे ही मॉडल का मतलब ये होता है कि हम उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है एमसीसी सरकार निकालती है, इलेक्शन कमीशन निकालता है, ठीक है। ये क्या है, इट इज जस्ट अ सेट ऑफ गाइडलाइंस कि आप इसको इंश्योर करें पॉलिटिकल पार्टी, जिससे कि कोई गलत काम ना करो। सो इट शुड नॉट लाइक कुछ भी जिससे जो की चीज, इट शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ एक्ट विच लुक्स एज अ हिंड्रेंस इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को बोला जाता है कि आप ऐसा पैसा वैसा ना बांटो, शराब वराब ना बांटो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसको बोलता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास एक अथॉरिटी आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है, कि वो इलेक्शन कराती है किस किस चीज का, पार्लियामेंट का, स्टेट लेवल, ये अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इन सब चीजों का इलेक्शन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी में क्या आएगा, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 324 में या रिलेटेड आर्टिकल में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नो, एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना। अब एक्टिविटीज क्या क्या है एमसीसी में, कि आप लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि भैया देखो, कोई फालतू की स्कीम ना चलाओ कि वोटिंग बिहेवियर जिससे इन्फ्लुएंस हो। पब्लिक एक्सचेकर मतलब कि सरकार के पैसे से फालतू के एडवर्टीजमेंट ना करो। एडॉक अपॉइंटमेंट ना करो कि आप किसी, मान लो आप कोई राजगुरु टाइप का है जो रिलीजियस गुरु है, आप उसको फालतू में यूनियन मिनिस्टर बना दिए, तो उससे रिलेटेड सारे बोर्ड्स आपके कब्जे में आ गए। नो, कोई ऐसी पब्लिक मीटिंग ना करो कि 48 घंटे बचे हैं इलेक्शन होने में, आप कोई ऐसा कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करोगे, ठीक है। नाउ, कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, सरकारी गाड़ियां को आप कैंपेनिंग में यूज नहीं करोगे। बड़ी बड़ी आपने ट्रेन पे ही अपने 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 पोस्टर छपवा दिए, ठीक है, मेट्रो ट्रेन जा रही है उस पर आप अपनी फोटो छपवा रहे हो, ठीक है। और कोई भी आप जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं कि अननेसेसरी की कोई ग्रांट नहीं कर सकते, पैसा नहीं बांट सकते डिस्क्रिशनरी फंड से इलेक्शन के टाइम पे। समझ में आ गया? ये सब चीजें होती है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा, बहुत खास नहीं है।
नाउ अब इसकी ये इंपॉर्टेंट है कि एमसीसी लागू कब से हो जाता है। देखो जिस दिन भी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, इलेक्शन कमीशन ने बोला, उसी दिन से लागू हो जाता है, और जब तक कि पूरे इलेक्शन खत्म ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर मान लो किसी ने बोला है, सरकार ने बोला है कि भैया आप ये सब नहीं करोगे, आप पब्लिक एक्सचेकर, आप ये जो सरकारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपने क्या करा कि हेलीकॉप्टर जो है सरकारी, उन पे सब पे लटकवा के पर्चे फिकवा रहे हो गांव में, ठीक है, पार्ले जी की बिस्कुट फिकवा रहे हो। पार्ले जी की बिस्कुट पे क्या लिखा है कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम ही हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, इसकी सरकार, उसकी सरकार, ठीक है। तो पार्ले जी के पैकेट आप चिनूक हेलीकॉप्टर होता है ना, चिनूक हेलीकॉप्टर, ऐसा ऐसा करके आप चिनूक हेलीकॉप्टर से सब गाँव में बिस्किट बंटवा रहे हो, फेंक रहे हो ऊपर से, ठीक है। शराब की बोतल फेंक रहे हो, उस पे नेता की फोटो छपी है कि देखो हम तो आपके हैं, हम आपकी केयर करते हैं, हम आपके लिए शराब बंटवाएंगे, ठीक है, ये कर रहे हो। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर क्या सजा मिल सकेगी? नो, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो लॉ विच गिव्स अ स्टैट्यूटरी बैकिंग टू इट, एमसीसी, नो, यू कैन नॉट बी पनिश्ड, इसीलिए यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो अलग दूसरे एक्ट से पकड़ के हम उनको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। ऐसे ही एक एक्ट होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए 1951, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे कि इसमें बहुत सारे कुछ लिखे हैं, जैसे कि फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है नेता, उसके करेक्टर कंडक्ट पे कुछ बात आ गई है और उस झूठ बोल रहा है, तो एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। इसके तहत आप अंडर सेक्शन 123 आप पकड़ लोगे। ये मेंस में आपके टॉपिक है, ठीक है। आरपीए 1951 यही होता है कि इलेक्शन के दौरान क्या चीजें हो रही है उस पर काम करने के लिए, और आरपीए 1950 क्या है, इलेक्शन से पहले की चीजों के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। इम्पर्सोन, अब ऐसे ही इसमें आरपीए में एक और चीज लिखी है, इम्पर्सोनेशन ऑफ वोटर्स इज एन इलेक्टोरल रिफॉर्म, मतलब कि आप किसी की गलत आइडेंटिटी यूज करके वोटिंग वोटिंग डालने जा रहे हो ना, तो इलेक्टोरल ऑफेंस है। कैसे? 172 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है। समझ में आ गया, ये सब चीजें समझ में आ गई कि एमसीसी की, इसमें क्वेश्चन यही बनेगा कि लीगल बैकिंग है या नहीं है, पहले किसने किया है ना, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, नहीं है, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन अभी हमारे हुए हैं, न्यूज में आए हैं, ठीक है। तो उसमें देखो क्या क्या चीजें अभी न्यूज में रही हैं, बहुत जल्दी से सुन लेते हैं हम, आपके काम आएंगी। सुनो, लोकसभा के जो भी इलेक्शन होते हैं हमारे पास पता है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आपको पता होना चाहिए, लोकसभा इलेक्शन आर कंडक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, तो लोकसभा के इलेक्शन कैसे और होते हैं, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक आदमी चूज किया जाता है, वो एक टेरिटरी से निकल के आता है, और उस टेरिटरी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया होता है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक ही आदमी इलेक्ट होता है, ये हमें पता है। जबकि प्रेसिडेंट ऑथराइज है क्या करने के लिए, जैसे ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात आती है, प्रेसिडेंट, हमें पता है कि 5 साल के लिए लोकसभा होती है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑथराइज है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है 5 साल से पहले। क्यों? जैसे मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, आपको पता होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, है ना। तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा प्रेसिडेंट करता है, दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ है लिखा हुआ, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात होगी, 5 साल होता है, लेकिन पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, बेसिक स्टैटिक है, सबने पढ़ा है, ठीक है। और इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पीरियड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ये हमें पता है। अब देखो लॉ ऑफ पार्लियामेंट से कैसे, देखो इमरजेंसी में होता है, ठीक है, और उसको बढ़ा सकते हैं हम टाइम, लेकिन अगर पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू बोले, however this extension cannot continue beyond a period of 6 months after emergency has ceased to operate, इमरजेंसी खत्म होगी फिर उसको नहीं, 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा ना। अब देखो, ये जो लोकसभा के इलेक्शन है उसमें क्या क्या है, पार्ट, ये याद रखना कि जो इलेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट, ये कि पार्ट 15 में इलेक्शन की बात हुई है, और आर्टिकल्स नहीं ज्यादा रटने के, 324 में अपना इलेक्शन कमीशन है, और वहां से 5 आर्टिकल और मिला लो, वो इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। काम की चीजें क्या है वो सुनते हैं। अब ये जो चीजें आ रही हैं वो काम की, आर्टिकल 329 जो भी इलेक्शन से रिलेटेड, उस पर भी क्वेश्चन एक आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, ठीक है, उस पे जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकती, कि सुप्रीम कोर्ट बार बार चाहे कि, या कोई भी कोर्ट चाहे, हाई कोर्ट चाहे, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, कैसे क्या किसको क्वाजी जुडिशियल नेचर हमें दिखाना है, ठीक है, वो सब काम है। तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, बोल रहा है कि ये जुडिशियल प्रोसेस ज्यादा कोई क्वेश्चन ना करे, ये इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। तो इस आर्टिकल के तहत एक चीज ये बोली गई थी कि
नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन। कोई भी ऐसे आप क्वेश्चन ना करो, कोई भी कोर्ट आके क्वेश्चन नहीं करेगी हमसे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस हिसाब से कर रहे हैं, नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये आपके जो जुरिस्डिक्शन है, इट इज आउटसाइड ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, इट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल। तो अगर आपको कभी लग रहा है कि नहीं इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोर्ट को लग रहा है, तो आप केवल और केवल थ्रू एक इलेक्शन पिटीशन ही हो सकती है जिसके थ्रू आप उस पर कोई एक्शन ले सकते हो, एंड दैट इलेक्शन पिटीशन गोज टू अ सुटेबल कोर्ट। और ऐसी इलेक्शन पिटीशन कैसे आ सकती है? वो तभी आएगी जब कोई लॉ ने ऐसा कुछ बोला है जो लॉ लेजिस्लेचर ने बताया है, ठीक है, कि लॉ अगर ऐसा कहता है तभी कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें अभी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1952 में कुछ ऐसा बोला है कि वंस ईसीआई ऑफिशियली नोटिफाइज द इलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि एक बार डेट वेट डिक्लेयर कर दी तो फिर भैया ये कोर्ट ना क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन, कैसे कर रहा है इलेक्शन को, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। 1952 में भी वर्डिक्ट दिया गया था, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन सरकार के पास, कोर्ट के पास गया है कि भैया आप लोग हमें छिड़कानी ना करो। अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होता है इलेक्शन में तो भाई बिल्कुल कोर्ट में आ सकते हैं हम, कोई भी कोर्ट में ले जा सकता है उसको। और वो किसमें कहा गया है? और वो सुटेबल लॉ जो मैं बता रहा था वो है आरपीए 1951। आरपीए 1951 अभी बताया ना, इलेक्शन के दौरान कुछ चीजें घटित होती हैं, इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। और ये सब आपको इलेक्शन जो जो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है कोर्ट को, तो कोई भी आदमी एक इलेक्शन पिटीशन लेके जा सकता है कोर्ट में। तो आप हमें बिल्कुल आप कटघरे में लेके आओ, सीधी सी बात है। लेकिन आप ऐसे हमें छोड़ो ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों समोसा बंटवा रहे हैं, हम क्यों ऑफिस में लाइट लगवा रहे हैं, नहीं नहीं, आप हमें ना छेड़ो कि किसको आपने हाथी का सिंबल दे दिया, एक को बकरी का सिंबल दे दिया। यू डू नॉट कमेंट ऑन दीज थिंग्स, इट इज माई राइट, ईसीआई सेज टू हाई कोर्ट और कोर्ट्स। अब ऐसी जो इलेक्शन पिटीशन होती है, अब नाउ कम्स टू द यूपीएससी क्वेश्चन। कोई भी एमपी का या एमएलए का इलेक्शन होगा और इलेक्शन में कुछ बवाल हो गया और डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे डिस्प्यूट जाते हैं कोर्ट में। और कोर्ट में किस में जाते हैं? एज ए इलेक्शन पिटीशन। और वो इलेक्शन पिटीशन कहां जाती है? जिस स्टेट का हाई कोर्ट है और जिस स्टेट में इशू हुआ है उसके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली इलेक्शन पिटीशन लेकर नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन डिस्प्यूट देखना है, हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मींस होता है इसी पे ही पेबल होगा, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। और फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाओगे कब? जब हाई कोर्ट से एक अपील जाएगी, हाई कोर्ट में आपका केस मैटर सॉल्व नहीं हो। याद रखना, हाई कोर्ट इज द फर्स्ट अथॉरिटी टू डील विद द इलेक्शन डिस्प्यूट इन इंडिया ऑफ एमपी और एमएलए, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी में ऐसे ही, यही हमें पढ़ना है कि कैसे सीखना है, ठीक है। और ये कौन इलेक्शन पिटीशन डाल सकता है? कोई भी, एनी कैंडिडेट और एनी इलेक्टर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु कैन लॉज एन इलेक्शन पिटीशन इन द हाई कोर्ट? कोई भी, कोई कैंडिडेट या इलेक्टर, जो इलेक्टर का मतलब होता है जो वोट करने के लिए एलिजिबल है। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट है कि नॉमिनेशन इन इलेक्शन क्या होता है, कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक आदमी ना लोकसभा में इलेक्ट हो गया अनअपोज्ड, अनअपोज्ड, ठीक है, मतलब कि जो दूसरा उसका पोजीशन था उसका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट हो गया। तो उसके बारे में कुछ है, अगेन आरपीए 1951 इज द लैंडमार्क एक्ट व्हिच डील्स विद द इलेक्शन थिंग्स। तो आरपीए 1951 में बोला गया है कि भाई हो सकता है कि नॉमिनेशन फॉर फिलिंग अ नॉमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से है तो उसके पास 1 प्रपोजर होना चाहिए, और अगर कोई इंडिपेंडेंट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से है तो 10 प्रपोजर होना चाहिए। कोई खास चीज नहीं, आगे बढ़ो। सेक्शन 33 और आरपीए 1951 बोलता है कि भाई यही, कि नॉर्मल सी चीजें बोलता है, कि भाई जो नॉमिनेशन से रिलेटेड बातें बोलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला है कि इलेक्शन कैंडिडेट जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बोला है कि उनके पास राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी है कैसे? कि भाई ऐसा नहीं कि उन्हें हर चीज आप बोलो कि भाई जनता को जाननी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई इलेक्शन कमीशन है, नहीं, जैसे इलेक्शन लड़ने जा रहा है एक नेता, अब आप उससे पूछ रहे हो कि भैया आप बताओ कि आपके कॉलेज टाइम में ना कितनी गर्लफ्रेंड रही थी, ठीक है। अब ये जनता इससे पूछ रही है और कह रही है, टीवी चल रही, जनता जवाब मांगती है, जनता जवाब मांग रही है, आपको देना पड़ेगा। अरे भैया उसकी राइट टू प्राइवेसी भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। आर्टिकल सेक्शन 36 ऑफ 1951 आरपीएस सेज कि भैया कि आप स्क्रूटनी कर सकते हो नॉमिनेशन की, इंपावर्स करता है रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब वही होता है आरओ। ऐसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ये सब लक्ष्मीकांत में आप देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। कि बोल रहा है कि अगर उसका
नॉमिनेशन में कुछ सब्सटेंशियल डिफेक्ट है, तो भाई आप उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई खास, यही सब इतनी न्यूज थी बस। रीपोलिंग का मतलब होता है कि कहीं पे भी मान लो आपके जो इलेक्शन या बाई पोल हो रहे हैं तो उस पर रीपोल हो सकता है। अगेन आरपीए 1951 से डील किया जाता है। कब कब हो सकता है? कोई कैलामिटी हो गई, वायलेंस मान लो मणिपुर में जैसे हो गया था, है ना, और वोटिंग मशीन का डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, बूथ कैप्चर कर लिया, या कोई डेथ हो गई कैंडिडेट की जो लड़ रहा था, तो फिर दोबारा से रीपोलिंग होगी। साइलेंस पीरियड क्या होता है? साइलेंस पीरियड देखो ये होता है लोकसभा इलेक्शन में कि उस टाइम पे एक्चुअली एक तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसा ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ना बैन बैन होती हैं कि आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते हो। कि आपने बुला लिया नोरा फतेही को, बुला लिया और वो डांस करके बता रही है कि भाई इनको वोट दो, इनको वोट दो, ये सब आप नहीं करा सकते हो। और ये कब शुरू होता है? कि जब वोटिंग डे शुरू हो रहा था उससे पहले 48 घंटे पहले ये आपका साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। साइलेंस पीरियड कोई ऐसा वर्ड आरपीए 1950 में एज इट इज मेंशन नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। कोई साइलेंस पीरियड वर्ड एज इट इज यूज नहीं हुआ है। समझ में आ गया? नाउ अब ये जो भी कह रहा है कि ये 126 डिस्प्ले, ये यही साइलेंस पीरियड में ऐसा बोलता है कि कोई भी डिस्प्ले नहीं करोगे किसी भी प्रिंट मीडिया वगैरह पे, सिमिलर अपरेटस पे, कि कोई भी जो चीज जैसे कि आप म्यूजिकल कंसर्ट कराने लगे, इंटरटेनमेंट कराने लगे, डांस करवा रहे हो, बोलो कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, मिलके वोट दो, कोई भी एक्ट्रेस को बुला के, ये सब नहीं चलेगा। और सेक्शन 126 आरपी का ही प्रोवाइड करता है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, इन सबको भी मना करता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वगैरह पे आप पब्लिश नहीं करोगे इस साइलेंस पीरियड में। साइलेंस पीरियड में एकदम बैन नहीं किया, लेकिन साइलेंस पीरियड में नहीं करोगे। अभी एग्जिट पोल क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, कि जैसे कि कोई इलेक्शन दे के निकला, ठीक है, और उससे निकलते ही पूछने लगे कि भाई आपको ऐसा बताओ कि भाई एग्जिट पोल में आपको क्या लग रहा है, एग्जिट होके आ रहे हो, क्या लग रहा है, कौन जीतेगी? वो नहीं टीवी में माइक मुंह में घुसे देते हैं, घुसा देता है पूरा, कि अब बताओ आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा। तो ये सब चीजों को आप साइलेंस पीरियड में नहीं करोगे, ठीक है। तो ये था आज के लिए कि हम लोगों को हो गया। ये मैं बहुत जल्दी करा दूंगा आपकी जो भी पॉलिटी की है। बस आप बताइए कमेंट में क्या लगा, और आपको ऐसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए लोगों के साथ, जिससे हमें लगे कि हाँ हमें कराना चाहिए ये सब अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे। प्लीज सब्सक्राइब एंड थम्स अप टू दिस वीडियो।